वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ सर, और यहाँ पे मतलब 2018 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, दिल्ली बार में ही इनरोल्ड हूँ। अब आज का जो टॉपिक है हाउ टू बिकम अ जज, उससे पहले मैं 2 मिनट लूँगा हाउ टू बिकम एन एडवोकेट, मैं कैसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैं थोड़ा सा 2 मिनट लेकर के मैं विस्तार से बताता हूँ। होता क्या है, जैसे हम लॉ स्कूल में जाते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, उसके बाद हम बार में इनरोल्ड होते हैं। उसके लिए एज पर एडवोकेट्स एक्ट हम इनरोलमेंट लेते हैं। तो मतलब हर स्टेट की बार है अलग अलग, वहाँ से इनरोलमेंट होती है एंड सब्सिक्वेंटली वी हैव टू क्लियर ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम, जो 2 साल के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है हमें, एंड सब्सिक्वेंटली वो क्लियर करके हम प्रॉपर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, मैं शेयर कर देता हूँ डॉक्यूमेंट को जो मैंने तैयार किया हुआ है फॉर कन्वीनियंस ऑफ पीपल। कि हम जानते हैं इंडिया में जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, एक तो जैसा कि हम जानते हैं आईएएस आईपीएस वगैरह बनते हैं, एंड दूसरा जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो जजेज होते हैं। जजेस का क्या है कि वो प्रिसाइड करते हैं कोई भी कोर्ट को, और इनका काम होता है कोई भी इनके पास जो केसेज आते हैं वो सिविल डिस्प्यूट हो सकते हैं, क्रिमिनल डिस्प्यूट होते हैं। अब प्राइमरली जो कोर्ट्स हैं इंडिया में, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं। अभी मैं मोटा-मोटा बताता हूँ, फिर डिटेल में जाऊँगा। तो इसमें जो जजेज होते हैं, इनको माना जाता है कि दे वर्क एज अ मीडिएटर, मतलब लॉ ऐसा कहता है कि दे वर्क एज अ मीडिएटर। जो पार्टीज होती हैं, मान लीजिए 2 पार्टी हैं, तो 2 पार्टी अपना पक्ष रखती हैं। हर पार्टी का अपना फैक्ट्स होता है, सेट ऑफ एविडेंसेस होते हैं, उनकी विटनेसेस की टेस्टिमनीज होती हैं, उसको वो अपने-अपने तरीके से प्रेज़ेंट करते हैं जजेस के सामने, और जजेस फिर उस पे वर्डिक्ट देते हैं। तो क्रिमिनल केसेज में सज़ा होती है, और सिविल केसेज में जो डैमेजेस और लायबिलिटीज़ होती हैं, उस पे उनको डिग्री देते हैं वो। अब आते हैं कि जजेस के लिए क्या स्किल सेट होनी चाहिए। तो एक तो लीगल एक्सपर्टीज है, हम आगे जब बात करेंगे जजेस की जो एलिजिबिलिटी है उस पे इन सब चीज़ों को क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा कि लीगल एक्सपर्टीज जो होती है, अब बहुत सा जब हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए जब लोग अप्लाई करते हैं, वो मैं बाद में आऊँगा, तो बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगा हायर जुडिशियल सर्विसेज क्या है। लेकिन मैं लीगल एक्सपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक जजेस को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कोई भी मैटर उसके पास आ रहा है, कोई भी केस उसके पास आ रहा है, तो उसके पास उतनी एक्सपर्टीज है कि नहीं उस चीज़ को समझने के लिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए उसको एक्सपर्टीज ज़रूरी है। पढ़ाई के अलावा एक्सपर्टीज का एक्यूमेन होना ज़रूरी है। इंटरपर्सनल रिलेशन, मतलब आप एक दूसरे के बॉडी लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत बार होता है कि जो कोर्ट्स के अंदर जजेस हर चीज़ क्लियरली नहीं बोल सकते हैं, तो उसके लिए बॉडी लैंग्वेज या सेड अनसेड, जैसे कि होता है कि जजेस हैं, उनको सुबह से शाम तक बैठना होता है कोर्ट में। अब होता क्या है कि बहुत बार होता है कि उनके पास कोई रिसोर्स की कमी है, कोई स्टाफ नहीं है, छुट्टी पे है, तो अब वो ऐसे नहीं बोल सकते कि आज मैं नहीं सुनूंगा, आज मेरा मन नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता। आप मतलब कुछ वकीलों को उस तरीके से बताना होता है, वकील भी समझ जाते हैं इस चीज़ को। तो इंटरपर्सनल रिलेशन बहुत ज़रूरी होता है। थ्रू बॉडी लैंग्वेज दे डेवलप अकॉर्डिंगली। इंटीग्रिटी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आज के डेट में जो ब्राइबरी और ये सब जो चीज़ें चलती हैं, तो जुडिशरी इसीलिए हमारी आज के डेट में इंडिया में या कहीं भी
हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो जुडिशियल अफ़सर होंगे, उनकी इंटीग्रिटी अगर अच्छी है, तो वो अच्छे जुडिशियल अफ़सर होंगे और हमारी जुडिशरी पे कोई दाग ना आएगा और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। इसलिए इंटीग्रिटी भी बहुत ज़रूरी है। एनालिटिकल स्किल्स इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी बंदा कोई बात कह रहा है, तो उसके कहने का अपना-अपना तरीका होता है। उसके लैंग्वेजेज़ अलग-अलग हो सकते हैं, जो उनके सामने आर्ग्यू कर रहे हैं, उनके तरीके बताने के अलग-अलग हो सकते हैं। तो एनालिटिकल स्किल्स बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को समझने के लिए। उसके बाद इम्पार्शियलिटी का जो क्वेश्चन होता है कि वो इम्पार्शियल एक्सपेक्ट किया जाता है एक जज को कि वो इम्पार्शियल हो, वो किसी का मतलब बायस्ड ना हो, किसी किसी का पक्ष ना ले। पहले से माइंडसेट ना तैयार करके चले कि अच्छा ये लड़की है तो ये सही होगी या ये लड़का है तो गरीब है तो ये क्रिमिनल नहीं हो सकता। मतलब इस तरीके का इम्पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। सामने जो बंदा है उसके केस और एविडेंसेस को देख कर के उसको जजमेंट देना होता है। लॉजिकल सेंस, कम्युनिकेशन स्किल, जजेस को भी कम्युनिकेट जैसे कि आजकल यूट्यूब पे वीडियोज़ बहुत आते हैं। जजेस और एडवोकेट्स का आजकल छोटे-छोटे क्लिप्स आते हैं, तो उसमें हम आप लोग देखते होंगे कि कैसे जजेस क्वेश्चन पूछते हैं एडवोकेट से। तो एक बहुत ही कम समय होता है जजेस के पास कॉज़ लिस्ट होती है, जिसके सामने मतलब कोई भी जज है उसके सामने सपोज़िटली 20, 25, 50 मैटर लगे हुए हैं एक दिन में। तो होता क्या है, एक आदमी के लिए जो कोई केस में जा रहा है, उसके लिए वो एक मैटर है लेकिन जजेस के सामने होता क्या है, वो जो प्रेज़ेंट कर रहा है जजेस के सामने वो एंटायर उसके लिए एक बंदे का लाइफ़ है उसके लिए इन्वॉल्व है। तो वो कम समय में उनके सामने 20-25 मैटर, 50 मैटर कभी-कभी तो लोअर कोर्ट्स में जैसे चेक बाउंस वगैरह के मैटर होते हैं, तो उसमें तो 80-80 इनफैक्ट 100 से ज़्यादा कभी-कभी मैटर्स लगे होते हैं। तो होता क्या है कि जल्दी-जल्दी इनको निपटाना होता है, पर डे का हिसाब होता है। तो वो अगर कम्युनिकेशन स्किल इनकी अच्छी नहीं होगी, कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे एडवोकेट से, तो समय ज़्यादा लगेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। जुडिशियल टेम्परामेंट हम बोलते हैं जैसे कि एक जजेस को एक्सपेक्ट किया जाता है कि ऐसे होंगे, कुछ फालतू कमेंट्स नहीं पास कर सकते हैं, एक पॉलिटिकल नहीं हो सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद सैलरी और जो चीज़ें होती हैं पर्क्स होते हैं जजेस के, तो इसका मैं शेयर कर दूँगा डॉक्यूमेंट्स। सर आप इसको यूट्यूब का जो वीडियो होगा उस पे आप साइड साइड में आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं। जो सैलरी होती है वो वैरी करती है अप्रॉक्सिमेटली, मतलब अगर पर्क्स हटा दें तो ये 27,700 से स्टार्ट होती है एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अगर ले तो 2.5 लाख तक जाता है अप्रॉक्सिमेटली। ये वैरी करता है स्टेट टू स्टेट, जैसे कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल अफसर वगैरह जो होते हैं इनका 27,000 से स्टार्ट होता है, 47,000 तक जाता है। और ये मतलब दिल्ली का अलग होगा, बिहार का अलग होगा, हरियाणा का अलग होगा, ऐसे-ऐसे वैरी करता है। इसका आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनका जो सैलरी होता है, ये गवर्न होता है एक्ट के द्वारा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो सैलरी है वो सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरी एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट 1958 के द्वारा गवर्न होता है। हाई कोर्ट का जो है हाई कोर्ट जजेस सैलरी एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट है। इसके अलावा मैंने ये लिंक आपको पेस्ट कर दिया है, आप लोग जा करके वहाँ पे बहुत डिटेल्ड में दिया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के वेबसाइट का ये लिंक है, वहाँ से आप लोग देख भी सकते हैं क्या सैलरी किसकी होती है, पूरा डिटेल में डियरनेस अलाउंस एंड एवरीथिंग क्या मिलता है। अच्छी सैलरी होती है जजेस की, लाइफस्टाइल अच्छी है, वर्कलोड अच्छा है। इस अब आते हैं कि जज बनते कैसे हैं। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बताया कि एक एडवोकेट बनने के लिए लॉ स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद बार में एग्ज़ाम देना होता है एंड उसके अकॉर्डिंग हम एडवोकेट बनते हैं। उसी तरीके से स्टेट वाइज डिफर करता है। जैसे कि +2 का एग्ज़ाम दिए, कोई भी स्ट्रीम हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रीम, +2 के एग्ज़ाम
देने के बाद आप क्लैट दे सकते हैं, आईलेट हो सकता है। आप ये जो चीज़ें हैं क्लैट, आईलेट, ये सब जो है आप एग्जाम क्लियर करके, और CUET ये इस साल से स्टार्ट हुआ है। पहले जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी और कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी जो अलग-अलग अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी, तो आजकल एक सेंट्रल मशीनरी बनाई गई है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। तो उसके थ्रू बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ग्रेजुएशन के बाद LLB कराती है, उसके लिए है, वो जा सकता है। तो 12th के बाद कोई भी आदमी 2 तरीके से, एक तो ग्रेजुएशन के बाद और दूसरा 12th के बाद। मैंने 12th के बाद वाला किया है, 5 ईयर BBA LLB है मेरा। तो आप लोग जैसे कि 12th के बाद ही कोई भी स्ट्रीम चूज कर सकते हैं 12th में, एंड 12th के बाद क्लैट वगैरह दे करके आप NLU या कोई भी कॉलेज से जो 5 ईयर प्रोग्राम कराता है उससे आप कर सकते हैं। 5 ईयर प्रोग्राम में BA LLB, BBA LLB वगैरह होता है। इसके लिए अलग से सेशन सर ने कंडक्ट किया हुआ था, आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप ग्रेजुएट होते हैं LLB करने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद भी LLB होती है, उसका भी अलग ये है। जब LLB आप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद स्टेट का जो जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई स्टेट बार से इनरोल्ड ना हो तो भी, मतलब खाली ग्रेजुएशन के डिग्री पे, लॉ डिग्री पे जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी मांगते हैं। कोई स्टेट्स हैं जो बोलते हैं कि नहीं, आपको बार में भी इनरोलमेंट जरूरी है एज एन एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, बट इनरोलमेंट जरूरी है। तो वो चीज है। जुडिशियल सर्विसेज के लिए 2 तरीके का, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है अपॉइंटमेंट, वो 2 तरीके का से होता है। एक होता है जुडिशियल सर्विस, लोअर जुडिशियल सर्विसेज, दूसरा होता है हायर जुडिशियल सर्विसेज। तो जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम जो है वो PCSJ जनरली हम लोग बोलते हैं, कॉमनली उसको फुल फॉर्म में प्रोविजनल सिविल सर्विसेज जुडिशियल एग्जाम बोलते हैं। अब लोअर जुडिशियल जो है और हायर जुडिशियल है, ये सब्सिक्वेंटली मैं समझाता हूँ। तो दोनों जो टाइप ऑफ एग्जाम है, लोअर जुडिशियल सर्विसेज और हायर जुडिशियल सर्विसेज, ये दोनों का क्राइटेरिया जो है, जैसे कि प्रीलिम्स होती है, मेंस होती है, एंड फिर जो होता है इंटरव्यू होता है, जो नॉर्मल UPSC वगैरह भी होता है, उसमें भी प्रीलिम्स, मेंस और एक इंटरव्यू होती है, वैसे ही होता है। अब प्रीलिम्स होती है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। पासिंग क्राइटेरिया वगैरह जो होता है वो 60% फॉर जनरल और 55% फॉर रिजर्व कैटेगरी होती है। मेंस का होता है कि वो प्रॉपर लिखने वाला एग्जाम होता है, पेपर उसमें चूज करने होते हैं, और जो 50% जनरली होता है क्या है, हर अलग अलग पेपर का मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया 40% होता है और ओवरऑल 50% होता है। आपको ओवरऑल हर सब्जेक्ट में आप 40% से अगर पास भी कर जाते हैं तो एग्रीगेट 50% से ऊपर आपको लाना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होंगे इंटरव्यू के लिए, मतलब मेरिट लिस्ट में जाने के लिए। इंटरव्यू के मेरिट लिस्ट में फिर इंटरव्यू होती है एंड सब्सिक्वेंटली मेरिट लिस्ट निकलती है। तो ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। अब इसमें ये लोअर जुडिशरी का सिलेक्शन प्रोसेस है। अब इसमें जो आर्टिकल्स जो इसको बताती है कि अपॉइंटमेंट क्या है, कैसे है, तो लोअर जुडिशरी का जो है वो आर्टिकल 233 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो ये बताती है कि अपॉइंटमेंट जो डिस्ट्रिक्ट जजेज और उसमें जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल सर्विसेज जो है उसमें कैसे अपॉइंटमेंट होगी, वो ये बताता है लोअर जुडिशरी के लिए। एज रिलैक्सेशन जो है वो एज पर स्टेट जो है नोटिफिकेशन होता है। उसमें पेपर में क्या क्या पूछते हैं, तो वो जनरली लॉ सब्जेक्ट्स होता है, प्लस रीजनल अलग अलग स्टेट्स के स्टेट सर्विसेज जो कंडक्ट करती है, तो उसकी अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेज होती है। जैसे कि अगर आप पंजाब एंड हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज देंगे तो उस आपको पंजाबी आनी मैंडेटरी है, ठीक है। आप जैसे राजस्थान देंगे, यूपी देंगे, बिहार देंगे, तो वहाँ पे आपको हिंदी आना जरूरी है, उसका पेपर होता है, उसमें आपको पास करना पड़ेगा।
और इंग्लिश तो मैंडेटरी होते ही हैं। जैसे बंगाल जाएँगे तो बंगाली आना चाहिए। साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं जैसे कनाडा और ये सब, केरला वगैरह, तो वहाँ के अलग-अलग स्टेट्स के अलग-अलग रीजनल लैंग्वेजेज़ हैं जो कि आपको पास करने पड़ेंगे, तभी आप लोअर जुडिशियल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँगे। अब आ जाइए हायर जुडिशियल सर्विसेज़ पे। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ लें। हेलो? वेरिएशंस होते हैं, जैसे कि लोअर जुडिशियल सर्विसेज जो है उसमें जो अपॉइंट होते हैं वो सिविल जज के लिए अपॉइंट होते हैं, सिविल जजेस। हायर जुडिशियल सर्विसेज में जो है उसमें कुछ एक्सपीरियंस मांगता है हायर जुडिशियल सर्विसेज, और दोनों जो जुडिशियल सर्विसेज होती हैं ये जो अपॉइंटमेंट होती है ये हाई कोर्ट और स्टेट सर्विसेज के द्वारा की जाती है, रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स करती हैं। जैसे कि दिल्ली अगर जुडिशियल सर्विसेज है तो वो दिल्ली हाई कोर्ट करेगी, बिहार का बिहार पटना हाई कोर्ट करेगा, तो उस तरीके से होती है। अब हायर जुडिशियल सर्विसेज और लोअर जुडिशियल सर्विसेज में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस यही है कि लोअर जुडिशियल सर्विसेज में जो अपॉइंटमेंट होती है वो सिविल जजेस के लिए होती है, वो सबसे नीचे का मतलब लोअर इन रैंक बोलते हैं इन जुडिशियल सर्विसेज। और हायर जुडिशियल जो सर्विसेज होती है उनकी अपॉइंटमेंट होती है एडीजे या एडिशनल, मतलब एडीजे बोलते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बोलते हैं उनको। अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सिविल के केसेस देखेंगे वो एडीजे होंगे, और जो एएसजे बोलेंगे जो सेशन जज होंगे वो क्रिमिनल के केसेस देखते हैं। अब इसमें होता है क्या है कि एक प्रमोशन और वो डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएंगे, तो दैट इज अ हायर रैंकिंग अफसर, ऑफिशियल अफसर होते हैं ये। और ये इनके लिए एक्सपर्टीज चाहिए होती है, जैसे कि एडवोकेट्स भी इसमें अप्लाई करते हैं। अब एडवोकेट्स जो होते हैं, अगर कोई 7 साल का प्रैक्टिस है, जैसे मेरा अभी 5 साल से ऊपर हो गया, 2 साल के बाद मैं एलिजिबल हो जाऊंगा इन अ प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिसिंग क्राइटेरिया अगर देखा जाए तो। बट एज से मैं अभी एलिजिबल नहीं होऊंगा क्योंकि एज भी उनका चाहिए होता है। अब क्या एज और प्रैक्टिसिंग क्राइटेरिया है, तो एडवोकेट्स के लिए 7 साल और जजेस के लिए 5 साल चाहिए होता है। जजेस का जैसे कि अगर जजेस मतलब कोई लोअर जुडिशरी से अगर ज्वाइन किया है जजशिप, तो 5 साल अगर वो प्रैक्टिसिंग है एज ए जज कोई कहीं पे भी, तो वो एलिजिबल हो जाएगा हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए, और एज एन एडवोकेट 7 साल। और एज होना चाहिए 35 साल, ठीक है। और ये लोअर मिनिमम एज क्राइटेरिया है, और मैक्सिमम 45 ईयर्स होना चाहिए। और सिलेबस जो है वो सिमिलर होता है लोअर जुडिशियल सर्विसेज के अकॉर्डिंग। हाँ, थोड़ा सा लोअर जुडिशरी में स्टेट लॉ जो होते हैं वो कम पूछे जाते हैं, और हायर जुडिशियल सर्विसेज में स्टेट लॉज अप्रोक्सीमेटली सारे पूछे जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली। अब आते हैं हाई कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट का, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो जनरली जो होता है वो एलिवेशन पे, जैसे कि लोअर जुडिशरी के जो जजेस हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जज हैं, तो वो एलिवेट होंगे, उनका नाम एलिवेट होगा। एलिवेशन कहाँ से होगा, तो वो कॉलेजियम करती है। कॉलेजियम होता है वो एक ग्रुप ऑफ जजेस का एक बॉडी होता है, वो एलिवेशन के लिए जजेस का नाम सेलेक्ट करती है, और फिर वो हाई कोर्ट के लिए रिकमेंड किए जाते हैं, और उनको फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और उनका बॉडी होता है गवर्नमेंट का, वो अपॉइंट कर। मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। बाकी को सुनाई पड़ रहा है? I think we lost him. No, sir. अच्छा, तो वो मेरे ख्याल से उसका डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है। उनको फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। I think I'm sure he must be trying. हाँ, वो कुछ होगा। एक मिनट दीजिए उनको। जी जी, कोई बात। जी जी। उसके बाद
अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का है तो सुप्रीम कोर्ट आकाश, के आपकी जजेस के आवाज लिए एकदम कट गई थी 2 मिनट पहले। हाई कोर्ट वाला से फिर से शुरू करो, क्योंकि आवाज नहीं आई थी बीच में। जी सर। हाई कोर्ट के जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो एलिवेशन के द्वारा होता है। कोलिजियम जो होती है वो एक बॉडी है, ग्रुप ऑफ जजेस की बॉडी होती है, वो अपॉइंट करती है, वो सेलेक्ट करती है जो डिस्ट्रिक्ट जजेज होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जो जजेज हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट जजेज हैं, उनको एलिवेट किया जाता है, उनको वो सेलेक्ट करते हैं। अब जो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जजेज होते हैं वो कॉलेजियम के द्वारा ही अपॉइंट होते हैं। अब कॉलेजियम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी उठाता है जजेस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट्स और इंटीग्रिटी, और उसका अपना रिपोर्ट्स आता है, उसका अपना प्रोसेस है। कॉलेजियम का अलग अलग स्क्रूटनी प्रोसेस होता है। आकाश जी, जरा कॉलेजियम क्या है समझाइए, बच्चों को शायद वो समझ में ना आए। कॉलेजियम शब्द जो है ना, जी सर, वो हायर शब्द है, उसको जरा समझाइए। कॉलेजियम एक बॉडी होता है जिसमें जनरली 5 जजेस मेंबर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, सीनियर मोस्ट जजेज होते हैं वो, ठीक है, वो कॉलेजियम का पार्ट होते हैं। बॉडी का मतलब कमिटी, 5 जजों जी, की कमिटी है जी, कमिटी है। और जैसे बॉडी से बच्चे बॉडी का मतलब कुछ और समझेंगे। अच्छा ठीक है जी। जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट होता है तो सब्सिक्वेंटली जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उनको ऐड कर लिया जाता है उसमें। तो वो जो कमिटी होती है वो जजेस का सिलेक्शन करती है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जजेस जैसे ऑर्डर्स होता है उनको स्क्रूटनी करना, उनका काम ही है, वो स्क्रूटनी करते हैं। हाई कोर्ट जजेस के ऑर्डर्स का स्क्रूटनी करते हैं और उस तरीके से, और वो एडवोकेट साइड से भी स्क्रूटनी करके जजेस को अपॉइंट किया जाता है वहाँ पे। अब होता क्या है, वो कमिटी जो है वो कुछ नाम को सेलेक्ट करते हैं और उनको भेजते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इनको रेफरेंस के लिए हम भेज रहे हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने लेवल पे स्क्रूटनी करती है और फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस उसको अपने लेवल पे स्क्रूटनी करके फिर उनको प्रेसिडेंट को भेजा जाता है और प्रेसिडेंट फिर अपॉइंट करता है जो जजेज होते हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्टिवली। वैसे ही प्रोसेस है दोनों का। इसमें बस ये है कि हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट है जुडिशियल अफसर में 10 साल का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है, और एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एट विथ एनी ऑफ द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स। मतलब हाई कोर्ट में, मतलब दिल्ली का भी हाई कोर्ट के एडवोकेट्स हो सकता है यूपी में जज बन जाए या कहीं और भी बन सकते हैं। मतलब इसमें कोई बार नहीं है कि यहाँ का हाई कोर्ट का जो एडवोकेट है वो कहीं और नहीं बन सकता, ऐसा कुछ बार नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि 10 साल का प्रैक्टिसिंग होना चाहिए वो हाई कोर्ट में जज बनने के लिए। सब्सिक्वेंटली अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो 5 साल का जजशिप चाहिए हाई कोर्ट में और 10 साल का प्रैक्टिस चाहिए एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट्स। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लस सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है एंड क्वालिफाइड LLB ग्रेजुएट होना चाहिए सर। हाँ, कुछ पूछ रहे हो? नो सर। अच्छा ठीक है। अब बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। तो बेनिफिट्स जनरली जैसे एक जॉब, जो गवर्नमेंट जॉब होता है उसके जो बेनिफिट्स होते हैं, जॉब सिक्योरिटी होती है जजेस की, रिटायरल बेनिफिट होती है, सैलरी जो है वो टाइम टू टाइम बढ़ती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट का जो अपना पॉलिसी होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। प्लस हाई कोर्ट मतलब लोअर जुडिशियल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनका जो पर्क्स है थोड़ा कम है, एज मतलब कम इन द सेंस कि एज कंपेयर टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेज वो मतलब नॉर्मली जैसे कि सिविल सर्वेंट्स के जो पर्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग होते हैं, और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनके पर्क्स थोड़ा ज़्यादा हैं। जैसे कि मैंने ऊपर आपको मेंशन करके बताया था, यहाँ पे उनका जो गवर्न होता है वो एक्ट के द्वारा गवर्न होता है। ये जो मैंने आपको बताया था ये एक्ट के द्वारा गवर्न होता है। तो एक्ट जो है वो बताती है कि उनको, जैसे कि उनको लाइफ टाइम रिटायरमेंट के बाद भी उनको गाड़ी मिलेगा, घर मिलेगा, बंगलो मिलता है, मतलब घर का मतलब बंगलो मिलता है। स्टेट बार में जो स्टेट जिस बार से होंगे तो वो, जैसे दिल्ली बार एसोसिएशन से मैं रजिस्टर्ड हूँ,
उस तरीके से अगर मान ले जैसे तिलैयन थे आपको जस्टिस स्वीकृति सिंह सुप्रीम कोर्ट में, तो वो जब रिटायर हुए तो बिहार जो गवर्नमेंट है उनको वहाँ पे बंगलो दी। इस तरीके से अलग अलग स्टेट के जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उस तरीके से उनको देती है। प्लस पीए ये सिक्योरिटी अफसर मिलते हैं उनको लाइफ टाइम, एंड एक पीएस मिलता है लाइफ टाइम के लिए जजेस को मिलता है। तो ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। ठीक है। हाँ, जैसे किसी को पब्लिक सर्विस करने का एक होता है ना, हम लोगों को मन होता है कि हाँ हम पब्लिक में जाके पब्लिक सर्विस ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें। तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि जैसे जजेस का जो मतलब एरिया है पब्लिक को सर्व करने का, पब्लिक में नहीं जा करके वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं पब्लिक को। जैसे कि किसी का केस आ रहा है तो वी एज एन एडवोकेट वी सर्व टू आवर क्लाइंट, जो लोग हमारे पास आ रहे हैं या जो सोसाइटी में हम प्रॉब्लम देख पा रहे हैं उनको हम ले जाते हैं कोर्ट में रिड्रेसल के लिए। तो हमारा जो एरिया है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम है। उसी तरीके से पॉलिटिशियंस का है। पॉलिटिशियंस का क्या है कि वो एरिया वाइज ही होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एमएलए है या एमपी है तो वो अपने एरिया का ही काम कर रहा है। उसी तरीके से कोई सिविल सर्वेंट है जैसे कि एसडीएम हो गया, डीएम हो गया, तो उनका एक एरिया डिफाइंड है। लेकिन जुडिशियल जो अफसर होते हैं, अगर हम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अफसर्स को हटा दें, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जो होते हैं उनका तो अपना जुरिस्डिक्शन के आधार पे ही होता है, पुलिस स्टेशन के द्वारा जुरिस्डिक्शन डिसाइड होता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का देखें तो उनका एरिया ऑफ सर्विस बहुत वास्ट है। उनके पास जो लोग आते हैं वो अक्रॉस कंट्री आते हैं। जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट है, यहाँ पे अक्रॉस कंट्री के लोग आकर के पीआईएल डालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जैसे रिस्पोंडेंट जो होते हैं। ठीक है, तो उनका जैसे रिट का जो जुरिस्डिक्शन है 226 या 32 जो है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें बहुत वाइड पावर हो जाता है और बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट कर पाते हैं सोसाइटी को। तो ये बहुत अच्छा एक मतलब कि उनको पब्लिक सर्विस करने का, पब्लिक में सर्व मतलब इन्वॉल्व भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा सर्व भी कर पाते हैं। ये एक उनका पॉजिटिव पॉइंट है जज बनने का। अब कोई और क्वेश्चन हो तो बताइए। दो चीज़ें होती हैं कोर्ट के अंदर, एक होता है बार, दूसरा होता है बेंच। ये बार जो है उसको बोलते हैं कि मतलब कुछ फुल फॉर्म नहीं होता है, बार इज अ वर्ड। ठीक है, जैसे बार एसोसिएशन होता है, बार बोलते हैं कि एडवोकेट्स के जो एसोसिएशन होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन होते हैं, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलग अलग बार एसोसिएशन होते हैं, तो एडवोकेट्स के बार एसोसिएशन होते हैं। बार एंड बेंच बोलते हैं। बेंच बोलते हैं ग्रुप ऑफ जजेस जो हैं, वहाँ पे जजेस के जो ग्रुप्स हैं उनको बेंच बोलते हैं, और बार बोलते हैं एडवोकेट्स के ग्रुप्स को बार बोलते हैं। समझ पा रहे हो? एम आई क्लियर? यस। और पूछूं? नहीं सर, अभी कोई क्वेश्चन। अगर प्रश्न नहीं होगा तो कॉल समाप्त करेंगे। जी सर, जी सर, जी सर। आप लोग का सर कोई प्रश्न है तो बताइए सर। मेरे को तो नहीं है प्रश्न। अब देखो ये प्रश्न नहीं है। आकाश जी, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ। शिव कुमार जी, आपने बंद कर दिया है वीडियो? अगर बच्चे नहीं पूछ रहे तो मैं एक व्यक्तिगत सवाल पूछूंगा। मैं पीछे रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।